हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और मौसम का भी इंजॉय करते होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, बता नहीं सकते कैसा फील हो रहा है। कूलर वूलर काम ही नहीं कर रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है, बस एसी काम कर रहा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, हम अपनी जो क्लास कर रहे हैं वो है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जियोलॉजी पढ़ रहे हैं। जियोलॉजी में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसमें हमने ज्वालामुखी और सुनामी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उसी में हम चट्टानें पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखी पढ़ा था, ज्वालामुखी से ही चट्टानें निर्मित होती हैं। किस तरीके से होती हैं उसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं और कौन कौन सी चट्टानें होती हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं अभी? चट्टानें। चट्टानें। अब ये चट्टानें बनने का जो प्रक्रिया है वो कैसे है? वो ज्वालामुखी से ही है। ज्वालामुखी का जब मैग्मा बाहर निकलता है, लावा होकर ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद उस पर अपरदन और निक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है सारी, उसके बाद क्या होता है कि वो अवसादी चट्टान बनती है और अवसादी पे ताप और दाब पड़ता है तो वो क्या होता है, रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। इस तरीके से चट्टानों का प्रोसेस है और कौन सी चट्टान से क्या चीज़ बनती है हम उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मान लो ये धरती, ठीक है, यहाँ बनाते हैं ये धरती। ठीक है, अब यहाँ से ये लावा निकल रहा है, ये लावा है यहाँ। ठीक है, यहाँ से ये निकल रहा है, यहाँ इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, अब निकल के ये यहाँ ठंडा हो गया, यहाँ ठंडा हो गया। तो जैसे बह के ये लावा क्या हुआ, तरल अवस्था में, तरल अवस्था से बाहर जब निकला तो निकलने के बाद ये बह गया और बहने के बाद जहाँ जहाँ ठंडा हुआ तो उसको वहाँ क्या चट्टानें बन गई। कैसी चट्टानें? इनको कहते हैं, जब ये लावा ऊपर मैग्मा लावा बना तो यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी बन गई। ऊपर की परत ठंडी हो गई और नीचे क्या हो गए, बेसाल्ट की चट्टानें। जब उन पर ताप और दाब पड़ेगा तो वहाँ कौन सी चट्टानें निर्मित होंगी? बेसाल्ट की चट्टानें। ठीक है, बेसाल्ट पत्थर निकलेगा। और ये जो है ऊपरी परत, इसको हम कहते हैं अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान। अग्नि चट्टान क्यों? अग्नि से बनी, वो सिंपल सा नाम है, हिंदी में तो समझ में आता है और इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। अब यहाँ पर जब ये ताप और दाब इन पे बढ़ता है तो कौन से पत्थर निर्मित होते हैं? बेसाल्ट। बेसाल्ट की बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें हमारे भारत में कहाँ पाई जाती हैं? हमारे भारत में दक्कन का पठार हमने पढ़ा था कि जो अरब सागर है वहाँ पर कभी ज्वालामुखी था और ज्वालामुखी जब फटा तो उसका लावा क्या हुआ कि हमारे ईस्टर्न घाट से, नहीं वेस्टर्न घाट से क्या हुआ, लावा अंदर आया और फिर वो जो ठंडा हुआ तो उसको निकलने की कहीं से जगह नहीं मिली और वो क्या हुआ, वहीं पर जम गया और जमने के बाद वहाँ पर एक पठार जैसा बन गया, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। और उस पर ताप और दाब पड़ने के कारण उसके अंदर जो मतलब दबता रहा जो भी चीज़ थी वहाँ पर, और ज़्यादा ताप और दाब बढ़ने के कारण वहाँ क्या हुआ, बेसाल्ट की चट्टानें निर्मित हो गई और वहीं पर ऊपर जो ऊपरी मिट्टी है उसे वो काली मिट्टी कहलाई। ठीक है, तो देखो ना, गुजरात और महाराष्ट्र सारी काली मिट्टी वगैरह मिलती है। तो वैसे ही ऐसे ही कुछ इनका निर्माण होता है। अग्नि चट्टानें ऊपर की जो है उसे अग्नि चट्टानें कहते हैं, पर वहाँ पत्थर कौन सा होता है? बेसाल्ट। वहाँ क्या चीज़ मिलता है? बेसाल्ट मिलता है। ठीक है, जब लावा ऊपर आके ठंडा होता है तो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, है ना, बेसाल्ट मिलता है। और जब लावा यहाँ से, मैग्मा यहाँ से निकला और यहीं परफुस हो गया, मतलब वही मुरझा गया, ज़्यादा ऊंचा उठ नहीं पाया, हाइट नहीं बढ़ पाई और वो वहीं पर क्या हो गया, उसकी हाइट ना होने की वजह से वो वहीं पर गिर गया, सब फैल गया। और फैलने के बाद क्या हुआ कि वहीं ठंडा हो गया, पानी के अंदर ही। तो जब पानी के अंदर ठंडा हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ ठंडे होने के बाद क्या बनेगा, कौन सा पत्थर बनेगा? ग्रेनाइट और गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो, ये दो। ग्रेनाइट वो जो हम किचन वगैरह में हमारे नहीं होते लगे, काले पत्थर, हरे पत्थर, वो ग्रेनाइट बहुत मजबूत होता है। वो ग्रेनाइट और गैब्रो
कहाँ मिलेंगे? जो पानी के अंदर ही ज्वालामुखी फट के ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसे हम पाताली चट्टान कहते हैं, पाताली चट्टान, ठीक है। ये पाताली चट्टान हो गई। अब क्या हुआ, मैग्मा अगर ऊपर आता है और उसकी हाइट बहुत यहाँ तक पहुँचती है, मान लो यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचती है, मिडिल में रह जाता है, मतलब पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाता है, और धरती में वो समुद्र में क्या होता है कि बहुत ऊंचा बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी और समुद्र के बीच में रहता है कहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं मिडिल चट्टानें, यानी कि मध्यवर्ती चट्टानें। तो ये मध्यवर्ती चट्टानें होती है। अब ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद ये कौन सी मतलब पत्थर का निर्माण करती है? तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ मिलता है, आपको मिलेगा लिथ। जितने भी फेकोलिथ, लीकोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, इस तरीके से जो नाम मिलते हैं ना चट्टानों के, वो किससे बनते हैं? इसी आग्नेय चट्टान से, मध्यवर्ती चट्टान से ही बनते हैं, ठीक है। तो लिथ मिलेगा यहाँ पर, और डाइक, तीसरा आपको सिल, ठीक है। लिथ, डाइक और सिल, आ गया समझ में? इनसे ये तीन चीजें बनेंगी। तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन से पत्थर मिलते हैं? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गैब्रो, लिथ, डाइक और सिल। इस तरीके के ये चट्टानें हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो चट्टानें हैं, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि अब बारिश हुई, पानी पड़ा इन पे, ठीक है। फिर ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनके अवसाद क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बारिश के कारण, हवा के कारण और गर्मी के कारण, है ना, ताप और दाप सबके कारण यहाँ पर क्या होता है? काट छाट होती है, टूट फूट होती है। उसी टूट फूट को हम क्या कहते हैं? अवसाद। यानी कि इनके अवसाद एक जगह से दूसरी जगह जाके इकट्ठे होते हैं, परत दर परत इकट्ठे होते रहते हैं। मान लो यहाँ से ये टूट फूट के यहाँ गए, यहाँ पर गए, यहाँ गए, यहाँ ठंडे हो गए, मतलब यहाँ जाके इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब ये कोई एक दिन या 2 दिन की प्रक्रिया तो नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्षों साल की प्रक्रिया होती है। जिस तरीके से हमें पहाड़, चट्टानें आज पूरी तरीके से फुल अवस्था में दिखाई देती है, इनको बनने में जाने कितना समय लगा होगा? करोड़ों साल लगे होंगे। ज्योग्राफी में तो करोड़ों साल मतलब बहुत कम होता है, अरबों खरबों साल की बात होती है वहाँ पर, ठीक है। तो अब मान लो कि इसके सेडिमेंट यहाँ पर उठ उठ के जा रहे हैं, परत दर परत। यहाँ पर क्या हुआ, आज गए, फिर क्या हुआ कि कूड़ा कचरा, इसमें लकड़ी यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए, फिर इसको ऊपर से ही उड़ के गया, फिर टूट फूट के पत्थर गए, फिर पानी के जरिए, बहाव के कारण, और फिर इस पे जाके वो गिर गए। तो कहते हैं कि एक परत जैसी बनती रहती है ना। तो उसी परत को क्या कहते हैं? परतदार चट्टानें। और यहीं पर दूसरी चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं अवसादी चट्टान। फिर क्या हुआ कि इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको द्वितीयक चट्टान? इसलिए कहते हैं क्योंकि आग्नेय चट्टान जो है उसको प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फर्स्ट अवस्था में जैसे मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद लावा बना, ऊपर आके लावा बना, लावा ठंडा हुआ तो लावा बना, और जो पहली चट्टान बनी, मैग्मा ठंडा होने के बाद जो पहली चट्टान बनी, वही चट्टान को आग्नेय चट्टान नाम दिया गया, और वही प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान। क्योंकि मैग्मा के ठंडे होने के बाद पहली अवस्था में जो बनी थी वो आग्नेय चट्टान बनी थी, उसको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान जब टूट फूट के कारण उसके अवसाद बह बह के यहाँ पर आते हैं, टूट टूट के पानी के बहाव के कारण, है ना, क्योंकि नदियां बहती हैं तो नदियों के काट छाट के कारण ही यहाँ पर इनके सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पर कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? यहाँ परतदार चट्टान का निर्माण होता है, और इसी में ही क्या पाया जाता है? इसी में ही सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि ये जब परतें इसकी बन रही थी तो इसमें जो भी चीज़ आ रही थी वो इसके नीचे दब जा रही थी, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, पेड़ बूटे हो, कोई भी चीज़ हो, इसमें सब चीज़ क्या है? दबती जा रही थी। और जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के नीचे दब जाती है
पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे दब जाती है, मिट्टी के नीचे, और उसके ऊपर ताप और दाब पड़ता है, तो या वो पेट्रोलियम बनता है या फिर वो क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन बनते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन यानी कि वही पेट्रोलियम वगैरह बन जाते हैं। और इसी में ही ईंधन, जैसे कोयला वगैरह भी इसी में ही निकलता है ना। तो क्या होता है, इसमें सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म पाए जाते हैं। और अग्नि चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अरे यार मैं क्या लिख रही हूँ, जीवाश्म को जीवाश्म ही लिखा जाएगा ना। ये इसमें इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये गर्म लावा होता है। ठीक है, और गर्म लावा एकदम, उसमें कोई भी जीव जंतु जाएगा तो वो बिल्कुल ही इसमें मतलब कोई चीज़ पहुंच ही नहीं पाती है वहां तक ना, पहले ही ठंडा हो जाता है। तो इसमें किसी तरीके का जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हाँ इसमें मेटल पाए जाते हैं, सोना, चांदी, क्योंकि ये पृथ्वी से निकला हुआ लावा है, जिससे हम बहुत कुछ पता लगाते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें इसी लावा के जरिए ही पता लगता है। तो इसी में ही क्या होता है कि सारी धातुएं जो मिलती हैं वो अग्नेय चट्टानों में मिलती हैं। ठीक है, लेकिन जीवाश्म जितने मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, समझा। ये प्राथमिक चट्टान और ये द्वितीयक चट्टान कहलाती है, और परतदार चट्टान भी कहलाती है, क्योंकि एक बार में नहीं बनती, टूट फूट के कारण, इन चट्टानों के टूट फूट के कारण ही इसका निर्माण होता है। इसे द्वितीयक चट्टान और या परतदार चट्टान कहते हैं। अब एक और चट्टान है जिसको हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, इसको यहाँ लिख देती हूँ, रूपांतरित। रूपांतरित चट्टान, ये थर्ड टाइप की चट्टान होती है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान, ये क्या, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है कि जब अग्नि भी रूपांतरित चट्टान हो सकती है, और अवसादी चट्टान भी रूपांतरित चट्टान बन सकती है। क्यों? जब अग्नि चट्टान पे ताप और दाब अत्यधिक पड़ता है तो ये कोई ना कोई रूप ले लेती है ना, और दूसरे, इसका जो रूप होता है दूसरे रूप में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और अगर अवसादी चट्टान पे कोई ताप और दाब ज़्यादा पड़ता है और किसी तरीके का रूप ले लेती है, तो उसको भी मतलब रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो दोनों चट्टानों पे ताप और दाब अधिक बढ़ने के कारण ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर तो सारा मेटल वगैरह चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो ये भी मजबूत होती है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत मजबूत चट्टान होती है। लेकिन जीवाश्म चट्टान जो होती है ये सबसे कमज़ोर चट्टान होती है, क्योंकि ये परत दर परत है, बहुत फुफ्फुस टाइप सी रहती है। तो इसमें क्या मतलब बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं होती है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, लेकिन रूपांतरित चट्टानों में बहुत ज़्यादा मजबूती होती है, क्योंकि ये बहुत ताप और दाब के पड़ने के बाद इनका रूपांतरण होता है। ठीक है, अब तो ये हो गई नंबर 1 अग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान, नंबर 3 रूपांतरित चट्टान। ठीक है, हमारी 3 प्रकार की चट्टानें हो गई। अब हम इनकी चट्टानों में और डिटेल में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देती हूँ मैं। हाँ, तो एक बात और बतानी है कि आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान, इससे अवसादी चट्टान बनने तक किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान को कैसे क्या क्या उसमें होता है जो कि अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं? नंबर 1, जैसे मान लो ये चट्टान है। ठीक है, ये चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है। अब इसमें नदियों के कारण, पानी के बहाव के कारण इसमें क्या हुई? टूट फूट हुई, कटाव हुआ। ठीक है, यानी कि अपक्षय हुआ, अपक्षय यानी कि वेदरिंग हुई इसमें। ठीक है, वेदर के कारण ही वेदरिंग हुई, टूट फूट हुई। तो टूट फूट होने के बाद इसमें क्या हुआ? उसमें अब टूट फूट हुई, अब उसमें घिसावट होगी, यानी कि नदियाँ उसको बहा के लेके जाएंगी। घिसाव उसका ऊपर का जो भी चीज छोटी हो गई, हल्की हो गई, उसको बहा के अपने साथ ले जाएंगे, तो घिसावट शुरू होगी, जिसे हम कहते हैं अपरदन।
अपरदन। अब क्या है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी और टूटने के बाद नदियाँ इनको बहा के ले जाती हैं और बहाने के बाद ये एक जगह जाके उसको जमा कर देती है, यानी कि निक्षेपण। पहले वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद इरोजन, इरोजन मतलब बहा के ले जाना या मतलब घिसाव करना उसमें, और निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन, डिपॉजिट कर देना एक जगह से दूसरी जगह ले जाके। तो ये यहाँ से ये प्रक्रिया चली, पहले अपरदन की, अपक्षय की, अपरदन की, फिर निक्षेपण की। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान बनके तैयार हो गई। तो परत दर परत यही प्रक्रिया, यही तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण, यही प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। और नदी ये तीनों प्रक्रियाओं का कारण क्या होता है, नदियाँ, बारिश, है ना, बारिश आ रही है उसका पानी से काट छाट हो रही है, या फिर नदियाँ इतनी ढलान पे होती हैं, ढलान पे अपने बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, यंग नदी होती है, तो क्या होता है कि वो अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है, बहुत ज़्यादा अवसाद लेके आती हैं, और उनके लाए हुए अवसाद से ही बड़ी बड़ी नदियों के काट छाट के कारण ही साथ में जो अवसाद आती है उसी से एस्चुरी बनती है, उसी से बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है ना, तो ऐसे ही इन नदियों के कारण ही सारी प्रक्रिया होती है, या बारिश के कारण, नदियों के कारण, ताप के कारण, है ना, तो दाब के कारण, इन्हीं के कारण ही ये चट्टानों का निर्माण होता है। तो मैंने अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के क्या है एग्जाम्पल लिख लिए हैं कि कौन कौन सी चट्टानें रूपांतरित हैं, कौन सी आग्नेय हैं और कौन सी अवसादी हैं। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टान होती है, जो प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, उनमें बेसाल्ट हो गया, जो मैग्मा ऊपर लावा ठंडा होके जब चट्टान बनती है तो उसे क्या कहा जाता है, बेसाल्ट चट्टानें। और जो पानी के अंदर ही रहता है उसे गैब्रो और ग्रेनाइट बनता है। ठीक है, और जो मिडिल वाली, जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान होती है उसे क्या बनता है, डाइक, सिल और लिथ बनता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में हमने पढ़ा था, अवसादी चट्टानों कौन कौन सी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, मतलब वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, ये दोनों ज़्यादा मजबूत होती है, बशर्ते रूपांतरित सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, फिर आग्नेय होती है, और सबसे कमज़ोर होती है ये अवसादी चट्टान होती है। कौन कौन सी होती है, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, क्ले, चिकनी मिट्टी, ग्रेफाइट, ईंधन, ईंधन बताया था ना, जितने जीवाश्म वगैरह होते हैं, तो पेट्रोलियम वगैरह सब यहीं से मिलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम सब, और डोलोमाइट। ये कौन सी चट्टानें होती है, कहाँ से मिलता है, अवसादी चट्टानों से। ठीक है, अब मान लो ये चूना पत्थर है, ये चूना पत्थर है ना, इसी पे ताप और दाब बहुत ज़्यादा पड़ा, बहुत ज़्यादा ताप और दाब पड़ा, और ये इतना ताप और दाब पड़ा कि ये संगमरमर में तब्दील हो गया। तो अवसादी चट्टान मैंने बताया था, अवसादी चट्टान का भी रूपांतरण हो सकता है, उसे वो भी रूपांतरित चट्टान कहलाई जा सकती है। तो चूना पत्थर किस में तब्दील हो गया, संगमरमर में। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर ईंधन में कोयला ले लो, कोयले पे जब बहुत ताप और दाब बहुत ही ज़्यादा पड़ जाता है तो उसके बाद वो क्या निर्माण, उसका किस चीज़ का निर्माण करता है, वो हीरे का निर्माण करता है ना। इसी तरीके से ही हम आगे पढ़ते रहेंगे और इसकी भी डिटेल करेंगे कि किस चीज़ से, कौन सी अवसादी चट्टान से रूपांतरित, कौन सी रूपांतरित चट्टान बनी थी, और कौन सी आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान बनी थी, इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, अब क्या होता है, ये सारी चट्टानों में, ये सारी चट्टानें जो होती हैं इसमें SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जैसे ये क्या होते हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा अप होती है, जैसे बढ़ती है, तो चट्टानें जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो अम्लीय चट्टानें हो जाती हैं। ठीक है, वो अम्लीय चट्टानें हो जाती है, और जब इनकी मात्रा घटती है तो कौन सी, क्षारीय चट्टानें हो जाती हैं, क्षारीय और अम्लीय। अम्लीय ऐसे लिखा जाता है, अम्ल, अम्ल कैसे लिखा जाता है, अम्ल, तो अम्लीय ऐसे लिखा जाता है, अम्लीय चट्टान, क्षारीय चट्टान और अम्लीय चट्टान कहलाई जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब इसके बाद से हम कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, मतलब सब्जेक्ट का टॉपिक शुरू करेंगे, सब्जेक्ट नहीं, जो टॉपिक शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे हम टोपोग्राफी, है ना,
टोपोग्राफी के बारे में शुरू करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने पढ़ लिया चट्टानों के बारे में, आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग कर देंगे, जो भी जिस चीज़ का रूपांतरण होता है, जिसमें कायांतरित कैसे बनती है वो, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी, आज इतनी ही क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम कैमरे के सामने बोलते हैं, मेरे कैमरे के आगे, मेरे आगे पीछे कोई है बैठा नहीं, तो कैमरा ऑन होते ही ना मतलब ऐसा फील होने लगता है कि किससे बोलूँ, क्या समझाऊँ। अभी तो थोड़ी तब भी मेरी आदत पड़ गई है कि मैं समझा देती हूँ, बोल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या। हेजिटेशन हो जाता है और एक प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर। तो लोग, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिखता, बहुत नर्वस लगती हो, तो वो नर्वस होने का कारण यही है कि मेरे सामने कोई नहीं बैठा और कभी मैंने किसी को पढ़ाया नहीं। तो पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि बिना किसी इंसान के एक कैमरे से अपने ही आप से बात करना कैसा होता है ना। उसमें मेरा नर्वसनेस तो हो ही जाती है और एक प्रेशर भी आ जाता है कैमरा ऑन होते ही कि पता नहीं क्या पढ़ा पाऊँगी कि नहीं पढ़ा पाऊँगी, जो माइंड में है वो समझा पाऊँगी कि नहीं समझा पाऊँगी। तो इसमें अभी मुझे धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा एक परफेक्ट टीचर बनने के लिए। परफेक्ट टीचर तो मतलब परफेक्ट क्या, मतलब एक अच्छा टीचर बनने के लिए परफेक्ट कोई नहीं होता, सब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो मैं भी इसी सीखने की होड़ में हूँ और सीख जाऊँगी। आप सब लोग सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगी। तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।